एवरीवन, टुडे टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम जिस टॉपिक को यहाँ पर सीखेंगे वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, उसकी स्टेट्स क्या होती हैं, उसके बारे में हमने जाना। अब ये बात निकल के आती है कि मैटर में आपने देखा प्योर सब्सटेंस के अंदर आपने एलिमेंट देखे, कंपाउंड देखे। अब निकल के आता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यानी कि एलिमेंट्स आपस में कैसे ऐड होते होंगे, कैसे जुड़ते होंगे, उनके मास में क्या डिफरेंस आता होगा और किस रेशियो में जुड़ते होंगे। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो हमें यहाँ पर कुछ लॉ दिए गए हैं, 5 यहाँ पर बेसिक रूल दिए गए हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि 5 बेसिक लॉ के अंदर इस केमिकल कॉम्बिनेशन की बात की गई है। अब इन लॉज को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे हम छोटी सी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर समझेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसे एंटोनी लावाइजियर ने दिया था 1789 में। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री भी हैं, आप जानते हैं इसको। और इन्होंने बोला था मैटर होता ना तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं आप बना सकते हैं नहीं इसे मिटा सकते हैं। अब थोड़ा इस बात को समझना कि कैसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा है इस डेवलपमेंट को अगर हम समझेंगे तो क्या होता है। अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखेंगे तो अगर आप इनके मास को मेजर करेंगे तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। ठीक है, वो बोलता है कि रिएक्टेंट के मास और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके मास में जो उसका मास का जो रेशियो होता है, जो मास होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। ना तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एंटोनी लावाइजियर ने किया था 1789 में। तो पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो भी पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट में और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके मास को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मास को आप कंजर्व रखे रहते हैं। जैसे एनर्जी के कंजर्वेशन की बात है, ऐसे मास भी हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। अब डेफिनिट प्रपोर्शन को किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। ठीक है, प्राउस्ट ने इसको डेवलप किया था। इन्होंने क्या बोला था, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम वेर इट टेकन। देखिए बहुत सिंपल है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। जो ये केमिकल कंपाउंड होता है वो हमेशा एक सेम एलिमेंट से मिलके बनता है, कंबाइंड टुगेदर, जो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं इन द सेम रेशियो, एक सेम रेशियो में, चाहे उसकी प्रिपरेशन की मेथड चाहे कोई भी हो, वो प्रोपोर्शनल चाहे उनका प्रिपरेशन मेथड चाहे कोई भी हो। यानी कि ये बात ही समझना है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। जो एक केमिकल कंपाउंड होता है वो हमेशा एक सेम एलिमेंट से मिलकर बनता है, कंबाइन, और आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक सेम रेशियो पे। यानी कि सेम रेशियो में क्या होता है, कंबाइन करके सेम एलिमेंट जुड़ के एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम वेर इट टेकन। चाहे आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप चाहे कोई सी भी रख दीजिए, लेकिन जो केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा होगा, जो बन रहा होगा, उसमें उनके रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जिससे प्राउस्ट ने क्या देखा, इन्होंने क्या किया, नेचुरल ओरिजिन से और एक सिंथेटिक वन से एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म किया। और जब दोनों सैंपलों को इन्होंने मेजर किया तो दोनों सैंपलों में जो परसेंटेज थी एलिमेंट्स की, वो परसेंटेज क्या आई, बराबर आई। इन्होंने एक सैंपल लिया और क्या किया, इन्होंने एक सैंपल नेचुरल लिया, जो नेचुरल में हमें मिलता है, उस नेचुरल सैंपल को उठा के देखा। इसने क्यूपरिक कार्बोनेट का एक नेचुरल सैंपल देखा, उसमें देखा इन्होंने कि कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन कितनी थी नेचुरल सैंपल में। उसके बाद इन्होंने सिंथेटिक बनाया और दोनों में इन्होंने देखा कि उसकी परसेंटेज क्या थी, कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन की, दोनों ही मेथड में, दोनों ही चीजों में जो प्रपोर्शन था वो क्या था, बिल्कुल सेम था। तो इसलिए इन्होंने बोला चाहे आप इसको किसी मेथड से बनाएं, लेकिन जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, एक सेम रेशियो पर ही बनेगा। ओके, अब जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसे डाल्टन ने 1803 पे दिया था। इन्होंने क्या बोला था, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। यदि दो एलिमेंट मिलके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, यदि दो एलिमेंट एक दूसरे से मिलके 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। व्हेन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। देखिए क्या करा है, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मास होगा विच कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर, वो दूसरे वाले के फिक्स मास से क्या होगा, कंबाइन करेगा बियर अ सिंपल रेशियो, और वो एक सिंपल रेशियो में मिलेंगे। अगर हम इस डेफिनेशन को समझना है तो हमें एग्जाम्पल हम इसका समझ सकते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाई तो उससे वाटर बन सकता है। पहला आपने क्या किया, सिंपल में समझे, आपने हाइड्रोजन
और आपने ऑक्सीजन मिलाई और आपका क्या बन गया, वाटर मिल गया। ये बात समझना। अब दूसरे में आपने क्या किया, फिर हाइड्रोजन मिलाई, फिर ऑक्सीजन मिलाई और क्या बना दिया आपने, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपने बना दिया। अब देखिए दोनों में आपकी क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक बार वाटर बन रहा है और एक बार हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रही है। अगर आप देखेंगे दोनों ही केस में, अगर आप हाइड्रोजन को देखेंगे, मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर को हाइड्रोजन आपका माना H2 है, आपका H2 आपने ले रखा है। यहाँ पर को हाइड्रोजन दोनों में क्या होगी, 2-2 ग्राम है, 2-2 ग्राम से। यहाँ पर को ऑक्सीजन आपने जो आपने ले रखा है O ले रखा है, यानी कि आपकी ऑक्सीजन कितनी है 16, और यहाँ पर वो कितनी लिया आपने 16, यहाँ पर कितने लिया 32। तो आप देखेंगे फिक्स रेशियो में से जोड़ा है, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन का मास है वो क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि 2 ग्राम से है। लेकिन जो ऑक्सीजन का मास है वेरी कर रहा है, एक बार 16 है, एक बार क्या 32 है। अगर 16 के साथ कंबाइन हो रहा है 2 तो क्या बन रहा है, वाटर। और अगर 32 के साथ 2 mg कंबाइन हो रहा है तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है इनके फिक्स मास के साथ ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और अगर आप इन्हें उठा के देखेंगे कि यहाँ पर इनका रेशियो क्या है, अगर यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन में क्या है 1 और इसका रेशियो क्या है 16/2, कितना 1:2। 1:2 में क्या हो रहे हैं, ये कंबाइन हो रहे हैं, और एक कंबाइन होने पर एक बार वाटर बन रहा है, एक बार क्या बन रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यानी कि एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में है और दूसरा क्या कर रहा है, प्रपोर्शन वेरी कर रहा है। लेकिन जब जुड़ रहे हैं तो उसका कांस्टेंट प्रपोर्शन में जुड़ते हुए क्या बना रहे हैं, एक बार वाटर एक बार हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका बात है कि एक ही कंपाउंड है, यानी कि एक ही एलिमेंट क्या कर सकता है, अदर यानी कि एक ही एलिमेंट क्या कर सकता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में काम कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ आप देख सकते हैं द मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का मास देख रहे हैं, एक बार कितना है 16, एक बार कितना है 32 है। ठीक है ना, विच कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, ये किससे कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन हो रहे हैं। और किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, 1:2। और जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो पहली बार में क्या बना रहे हैं, वाटर, और दूसरे में क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ओके, जो नेक्स्ट लॉ है वो है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसे गे-लुसाक ने दिया था 1808 में। इन्होंने क्या बोला था, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस कंबाइंड और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए इस बात को समझना, ये क्या करें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन गैस कंबाइंड और आर प्रोड्यूस्ड, ये गैसें जब कंबाइन होती हैं, जब प्रोड्यूस होती हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, और हमेशा जब भी ये कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगे तो एक सिंपल रेशियो में क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। किसके सिंपल रेशियो में, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में जब कंबाइन होती हैं। प्रोवाइडेड ऑल गैस आर एट सेम टेम्परेचर, और उसके कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर में अगर दो गैसें कंबाइन हो रही हैं या प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनका जो रेशियो होगा वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, सिंपल रेशियो में क्या होती है, वो ऐड होती हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, गैसियस वॉल्यूम का भी इनको लॉ बोला जाता है। ठीक है ना, यानी कि इस बात को समझना कि जब भी गैसें कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी किसी केमिकल रिएक्शन में तो दे डू इन अ सिंपल रेशियो, वो हमेशा आपको सिंपल रेशियो में दिखेंगी। किसकी सिंपल रेशियो में, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में दिखेंगी। और वहां पर को टेम्परेचर इनका क्या होना चाहिए, सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। ओके, अब हम इस बात को समझेंगे तो हम जैसे इस बात को इस तरह से समझ लें कि जैसे हमने 100 ml हाइड्रोजन कंबाइन की 50 ml ऑक्सीजन के साथ, इसने हमें 100 ml क्या दिया, वाटर दिया। इस बात को समझना, आपने क्या किया, 100 ml आपके पास हाइड्रोजन थी और आपने 50 ml उसमें क्या मिला दी, ऑक्सीजन मिला दी, और आपने क्या बना दिया, 100 ml क्या बना दिया, 100 ml आपने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। इसको समझना, जब ये कंबाइन हो गए तो देखिए एक सिंपल रेशियो में कंबाइन हुए हैं। तो ये कैसे कंबाइन हुए हैं, आप कहते हैं 10 द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन टुगेदर दैट इज 100 ml और 15 ml। और जब कंबाइन हुए हैं तो इन्होंने कंबाइन होने के बाद क्या दिया है, 100 ml वाटर दिया है। तो किस रेशियो में कंबाइन हुए हैं, 2:1। और ये रेशियो किस चीज का है, यह है वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम किस में लिया गया है, इसका ml यानी कि लीटर में, मिलीलीटर में लिया गया है। तो ये वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन की यहाँ पर को बात कह सकते हैं हम। एक चीज और, गे-लुसाक की जो डिस्कवरी थी वो इंटीजर रेशियो था वॉल्यूम रिलेशनशिप का। किसका इंटीजर रिलेशनशिप था, ये वॉल्यूम का था। ठीक है ना, एक्चुअल में ये डेफिनेट प्रपोर्शन का ही एक रूप था, जो आपने इससे पहले पढ़ा आपने डेफिनेट प्रपोर्शन को, उसी का ही एक रूल था। लेकिन ये रूल किस प्रपोर्शन में दिया गया, वॉल्यूम के प्रपोर्शन में दिया गया, इसलिए इसे बोला जाता है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नहीं तो ये भी क्या होता है, डेफिनेट प्रपोर्शन का ही रूल होता है। अगर आप दोनों को कंसिडर करेंगे, दोनों सेम रूल है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये वॉल्यूम में लिया गया था, इसलिए इसे किसने दिया था, गे-लुसाक ने दिया था। इन्होंने बोला था अगर दो गैसें कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में क्या करेंगी, वो कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट और जो हमारा लॉ है वो है एवोगैड्रो लॉ। इसे हमने बहुत बार सुना है, क्लास 9th में हमने इसको पढ़ा होगा। इसे 1811 में दिया गया था। ये क्या है देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस
एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपने सेम टेम्परेचर और प्रेशर रखा है इक्वल वॉल्यूम और उसमें आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस रखी हैं, तो उनके पास हमेशा क्या होंगे, इक्वल नंबर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो कंटेन करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वल नंबर ऑफ गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, जो इक्वल वॉल्यूम होगा गैसेस का जिसमें एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर में शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो इक्वल नंबर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे उस टाइम कंटेन करेंगे। देखिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एवोगैड्रो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, उनको अलग बताया था। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग ये बताया था कि एटम और मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बारे में थोड़ा बहुत उस प्रेजेंट टाइम के लिए बहुत अच्छी डिस्कवरी थी ये। तो उन्होंने बोला था कि जो अगर इक्वल वॉल्यूम देखेंगे आप गैसेस का, और दूसरी बात ये इन्होंने गेज-लुसाक लॉ को भी एक्सप्लेन किया था क्योंकि गेज-लुसाक लॉ अपने रूल के अलावा आगे की चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो उसको एक्सप्लेन भी एवोगैड्रो नंबर नहीं दिया था। तो एवोगैड्रो ने अपना एक नंबर भी प्रोवाइड कराया और एवोगैड्रो ने एक रूल भी दिया। वो रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इक्वल वॉल्यूम पर अगर आप गैसेस इक्वल वॉल्यूम पर आप गैसेस रखेंगे किसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो हमेशा वो इक्वल नंबर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने में बनाए हुए रखेंगे, अपने में कंटेन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, आज हमने समझा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गेज-लुसाक, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो लॉ। ये 5 लॉ थे, ये 5 बेसिक लॉ थे जिन्होंने हमें बताया कि मैटर कैसे एक दूसरे से जुड़ता है और कैसे कंपाउंड फॉर्म करता है और वो किन किन रूल के अंदर ऐसा कर सकता है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।